हेलो छात्रों, जो भी 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मॉडल सेट थ्री साइंस का बताया जा रहा है। इसके पहले वीडियो में आपको मॉडल सेट वन और टू मिल जाएंगे और इस तरह मॉडल सेट आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। आपका ये मॉडल सेट से आपका हूबहू क्वेश्चन लड़ने वाला है और जब तक आप मॉडल सेट को आप नहीं बनाएंगे तो आपका मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। और साथ में भी पता नहीं चलेगा किस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक बनता है, ठीक है, याद रखना है। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, क्या बनता है? इमेजिनरी। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित मतलब बड़ा। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण से बनेगा? ये हमेशा बनता है अवतल दर्पण में, क्योंकि इसमें बराबर बनता है और इसमें हमेशा छोटा बनता है, ठीक है। तो ये आपका अवतल दर्पण सही आंसर है, ठीक है। चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा इमेजिनरी जो होता है, इमेजिनरी प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? काल्पनिक हमेशा सीधा बनता है, क्या बनता है? सीधा। और वास्तविक हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है किसे? पछापी द्वारा, पछावी मसल्स द्वारा, ठीक है। सिलेरी मसल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये हो गया। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा डेविएशन झुकाव किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा झुकाव, इस तरह का झुकाव आपका देखेंगे तो बैंगनी का ज़्यादा होता है। बैंगनी मतलब ये बैंगनी टंग, ठीक है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपको प्रिज्म का यूज करना है, ठीक है। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत में से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाही धारा क्या होगा? तो देखिए, आई बराबर आपका क्या होता है, ठीक है। आपको विद्युत धारा कह रहा है, आई बराबर निकालिएगा, ये पावर दिया हुआ है, पी बराबर वोल्ट इंटू आई होता है। तो आई बराबर क्या होगा? पी बटा वी, ठीक है। पी बटा वी, तो पी कितना है आपका? है 100/250 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? करीब करीब, इसको इस जीरो से जीरो कट गया, इसे से कट गया तो 0.4, ठीक है, 0.004 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका बी नंबर सही आंसर है। चले, उसके बाद जब किसी गति चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? ये तो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवां नंबर आपका, कि किसी विद्युत परिपथ में 250 वोल्ट है, 220 वोल्ट है और 100 वाट है अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट से प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति निकालना, शक्ति कितने का हो जाएगा? तो इस शक्ति पावर बराबर क्या होता है? वोल्ट इंटू एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह के वोल्ट इंटू एम्पियर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? बोलिए, ये हो जाएगा आपका एक आंसर कैसे आएगा? देखिए, निकालिएगा आप। किसी विद्युत बल्ब पर इतना वोल्ट है, 100 वाट अंकित है, अब इसमें 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या हो जाएगा? तो शक्ति बराबर क्या होता है? यहाँ से आपका शक्ति निकालने का रहा है। तो देखिए, 220 वोल्ट पे 100 वाट है, ठीक है। तो आपका क्या निकालना है? 110 वोल्ट पे भी आपका क्या होगा? उसके द्वारा शक्ति कितना होगा? ये 100 वाट ही होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से हमेशा दिश धारा प्राप्त होती है, डायरेक्ट धारा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो ये किया था फैराडे ने। किसने? फैराडे ने। विद्युत जनित्र का सिद्धांत काम करता है। विद्युत जनित्र मतलब ये इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर किस पे काम करेगा? जनरेटर हमेशा विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे के प्रति विद्युत पे, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे काम करता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपका कौन सा हो जाएगा? सौर ऊर्जा, समझ रहे हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपका हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। जैसे जीवाश्म ईंधन में पेट्रोल है ना, केरोसिन, पेट्रोल केरोसिन ये सब हो जाएगा। एक उत्तम ईंधन, इसमें से कौन सा उत्तम ईंधन हो सकता है? तो ये हो सकता है आपका, बोलिए, जैव गैस। ये जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न से कौन सा गैस निकलेगा? तो ये हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि देखिए
जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस लिख लेगा तो ये आपका हाइड्रोजन गैस सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 16 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है या यौगिक जल में विलीय है, यह तत्व हो सकता है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, तो ये कौन सा बनाता है उच्च गलनांक वाला? ये होता है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाएगा जो जल में विलीय होगा। निम्नलिखित प्रक्रिया में अपघटन, अपघटन मतलब टूटना। ठीक है, एक टूट के बहुत सारा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी नंबर। KCl देखिए एक टूट के दो बन गया है, तो ये अपघटन अभिक्रिया हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? लवण, लवण सॉल्ट कह रहा है, तो सॉल्ट इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 19 नंबर सी। कौन सा? सी। देखिए K2SO4। ठीक है, ये लवण हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किस लाल तप्त आयरन पे जल वाष्प करने पर कौन सा यौगिक बनता है? किस लाल तत्व आयरन पे करने पे कौन सा बनेगा? तो ये बनता है आपका Fe3O4, Fe3O4 फेरस ऑक्साइड। ठीक है, हमारे इसलिए pH का कितने परास के बीच कार्य करता है? तो ये 7 से 7.8। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। कितना? 24 कैरेट में सदिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 नंबर क्वेश्चन। कौन सा है? कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव है? अधातु का रहा है तो ये हो गया ब्रोमीन। सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा जब टिन मिलेगा तो सोल्डर बनेगा। कौन सा बनेगा? शोल्डर। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का अनुशोधित, इथाइल अल्कोहल इथाइल कह रहा है, तो इसमें दो को कार्बन चाहिए, C2H5OH हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो ये बेंजीन होता है, C6H6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप दे देखते हैं 27 नंबर। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? 3 आबंध होता है अल्काइन में, तो इसमें हो जाएगा आपको कौन सा? C3H4 में। ठीक है, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है आपका वर्ग। ठीक है, ये वर्ग बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे होंगे? तो ये होंगे आपका क्षारीय धातु। ठीक है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं क्षारीय धातु। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, ये हो गया हीलियम। निम्न विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र हो गया। चलिए उसके बाद कह रहे हैं 32 नंबर। एक कृत्रिम ब्रिक नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को दूसरे से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? तो ये करता है निस्यंदन के अपोहन के अस्तर के पुनरावशोषण के द्वारा। तो ये हो जाएगा आपका अपोहन के द्वारा, डायलिसिस के द्वारा। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ये लिवर। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। गोइटर अथवा घेंगा पनपता है चीनी की कमी से, रक्त कमी से, आयोडीन की कमी से होता है ये घेंगा रोग। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होगा आपका, ये होती है आपका हाइड्रा में, मुकुलन में होता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली आपका किस प्रकार की होती है? अर्ध परागम, सेमी परमिएबल। ठीक है, 36 तक क्वेश्चन देख लिए। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। जिन शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो जिन शब्द का आविष्कार किए थे जॉनसन ने। किसने? जॉनसन ने। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफ्लिज किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? ये अधिकतर आपका साफ जल में भी। मलेरिया उत्पन्न करने वाला एक मच्छर होता है गंदा जल में। ठीक है, गंदा जल में, सॉरी। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आप सूखे घास पत्ते, जो कि जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित होता है। हरे पौधे कहलाते हैं, ये तो कहलाते हैं उत्पादक। गोलीय दर्पण फोगनाशा वक्त त्रिज्या के संबंध में क्या होगा?
तो देखिए आपका R बराबर 2F हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले सेट में हम लोग F बराबर R/2 देखा था, ठीक है। मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस लेंथ का दुगना होता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्गत किरण एवं विलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और विलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, ये कहेंगे आप निर्गत कोण, ठीक है। निर्गत कोण देखिए लास्ट में निर्गत कोण मतलब ये इस तरह की होती है, पहले आया फिर इसमें एक बार इसमें हुआ इसके बाद ये निकला, तो यहाँ कह रहा है कि इसके बाद कौन कौन होगा, तो निर्गत कोण ई होता है, ठीक है। 1 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की क्षमता क्या है। 1 मीटर फोकस वाले उत्तल लेंस की, देखिए उत्तल लेंस कह रहा था, उत्तल लेंस कैसा होता है, देखिए इस तरह का उत्तल लेंस होता है। तो इसकी प्रिंसिपल फोकस इधर हो गया प्लस हो गया, तो 43 नंबर कौन सा हो गया, बी 1 डायोप्टर। समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शक की न्यूनतम दूरी है, ए हो गया 25 सेंटीमीटर। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है आपका निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, देखो वो बहुत क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो 46 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा बता दीजिए, ये बी नंबर हो गया अवतल लेंस। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है 47 नंबर। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट किसके बराबर कहेगा, 1 जूल, ठीक है, पर कूलम। 1 जूल पर कूलम को 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वोल्ट बराबर क्या होता है, W/Q होता है। चलिए आमीटर को विद्युत परिपथ में किसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति का निरूपण नहीं करता है, तो विद्युत शक्ति का निरूपण कौन सा नहीं करेगा, ए करेगा यहाँ आपका बी नंबर। तो ये सही है, I/R² गलत है। 1 कूलम तूल है, 1 कूलम में कितना होता है, तो बताइए 1 कूलम, 1 कूलम की बात करेगा तो Q बराबर IT होता है, तो एम्पियर इंटू सेकेंड, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा। तो 50 का कौन सा आंसर सही हो गया, 50 का बी आपका सही हो गया, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, ये है आपका किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, ठीक है। चलिए उसके बाद करें 1 यूनिट, एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर का, ये भी सही है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है, ये सभी हो जाएगा, कोयला लकड़ी गोबर सब। गोबर गैस एक प्रकार की है, गोबर गैस एक तरह का क्या होगा, बस प्राकृतिक गैस की, बायोगैस की, चूल्हा लकड़ी, तो ये हो जाएगा आपका बायोगैस। गोबर गैस एक प्रकार बायोगैस है, बायोगैस का उत्पादन होता है। तो अभी पढ़े हमने कौन सा हो जाएगा आपका, गोबर गैस एक प्रकार की है प्राकृतिक गैस, ठीक है। ये सॉरी ये हो गया, सर गोबर गैस एक आपके का उत्पादन, गोबर बायोगैस का उत्पादन होता है गोबर से, ठीक है। 55 का ये हो गया। 56 का देखिए क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, आपका बनेगा, लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो आपका बनेगा 56 नंबर डी, NO2 और O2, ठीक है, Na2 और O2 बनेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 57। 57 और क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कौन सा सही है, कौन सही कर रहा है, Na2CO2 10H2, ये सही है आपका 10H2 होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ। लोहा से लिंक के लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, लोहा से जिंक को लेपित करने को क्या कहेंगे, तो ये होता है आपको गैल्वेनीकरण। निम्नलिखित में कौन सा गंधीय सूचक ओलोफैक्टरी इंडिकेटर नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा आपका वेनिला, प्याज, शकरकंद, ये नहीं होगा, शकरकंद नहीं होता है। निम्नलिखित कौन द्विक्षारकीय अम्ल है, द्विक्षारकीय अम्ल में आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका द्विक्षारकीय अम्ल में H2SO4 हो जाएगा। पोटास अम्ल होते हैं, क्या होते हैं, पोटास अम्ल बताइए कौन सा हो जाएगा, एक द्विदिक लवण होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा प्रबल लवण कौन है, प्रबल लवण आपका ये हो जाएगा NaCl, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, तो एक से अधिक लवणीय बना कौन सा बना देगा, ये बनाएगा
NH3PO4। ठीक है। एक विलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में प्रिंट कर देता है तो संभवतः विलियन का पीएच क्या है? नीले को लाल कर दिया, ठीक है, जिसका पीएच मान 6 होगा। एथिन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें आपका कितने हो जाएंगे? इसमें आपका 7 संयोजक बंद होता है। कैसे? देखो, इस तरह का सजा दीजिएगा। एक इधर लिखिएगा, इधर लिखिएगा, इधर लिखिएगा, इधर और इधर, इधर के 3 3 6, एक बीच में आ गया 7 हो गया। सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तत्व की बात करता है तो ये हो जाएगा आपका हीरा। ठीक है। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय का अर्थ इसमें हीलियम है। ठीक है। मीथेन में कितने संयोजक है? मीथेन में आपको 4 सहसंयोजक हैं। देखो कि मीथेन आपका एक इधर करी, इधर लिखिएगा, इधर लिखिए, इधर लिखो, 4 हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार ये हो जाएगा आपका परमाणु संख्या। मॉडर्न आवर्त पीरियोडिक टेबल में अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन है, अमोनिया के परमाणु की संख्या क्या होता है? अमोनिया में NH3 होती है तो 1:3 का रेशियो होता है। चलिए, उसके बाद आपको क्या कर रहा है? इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इंसुलिन नामक कमी से होगा, ये हो जाएगा आपका मधुमेह। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो ये होता है आपका भौतिक फिजिकल प्रतिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन आपका साइटोकाइनिन हो गया। पादप है, प्लांट का हार्मोन्स है। ये सब आपका क्या है? ह्यूमन है। ठीक है। मानो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? तो ये हो गया आपका सिनेटिक दरार, सिनेप्स बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन का भाग कौन सी इसमें नहीं होगा? तो ये हो जाएगा आपका शुक्रवाहिना। ये होता है क्या? नर में। ये होता है नर में। ठीक है। बाकी सब होता है मादा में। परागकोश में होते हैं, परागकोश होते हैं, परागकोश में होते हैं। कहाँ में होते हैं? तो ये होता है परागकण। परागकोश में परागकण होते हैं। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये डार्विन ने लिखा है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र हैं? तो ये 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। और 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय आहार है? तो ये हो जाएगा आपका घास बकरी से जलीय कह रहा है, जलीय। तो जलीय में आपको क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। और तो जलीय में ये हो जाएगा शैवाल हो जाएगा, जलीय कीट और मछली। ये आपका सही है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं? तो उपभोक्ता की श्रेणी में हम किसे रखते हैं? ये होता है जंगली जानवर। जंगली जानवर एक उपभोक्ता है। तो इस तरह इस वीडियो में हम लोग 80 MCQ इम्पोर्टेंट MCQ देख लिया वस्तुनिष्ठ साइंस का। तो ये सारे वस्तुनिष्ठ को आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए और ये बोर्ड में आपको ज़रूर बेनिफिट करेगा, ज़रूर आपका फ़ायदा मिलेगा इस क्वेश्चन से। और आपको 80 से 60 से 80% आपका क्वेश्चन ज़रूर लड़ेगा। ठीक है। आई होप ये वीडियो में बताया हुआ सारा आंसर आपको समझ में आया होगा। और हमारे चैनल पे प्लीज़ नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और सारे मॉडल पेपर का आंसर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे दिया हुआ है। धन्यवाद।